अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड का नेक्स्ट रोल ये है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटे प्लेसेंटा को लोकलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कहा कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम प्रेगनेंसी की जो वायबिलिटी है उसको कंफर्म करते हैं। उसके बाद हमने कहा अल्ट्रासाउंड की मदद से हम जेस्टेशनल एज मेजर करते हैं। जेस्टेशनल एज के बाद हमने कहा अल्ट्रासाउंड की मदद से हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ को रूल आउट करते हैं। और फिर हमने कहा कि इसी की मदद से फीटल एनोमलीज देखी जाती हैं। ये इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड का ये रोल है बेटे कि ये आपको प्लेसेंटल लोकलाइजेशन में हेल्प करता है। अब प्लेसेंटा को लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम ये होता है कि प्लेसेंटा जो है वो आपका जो लोअर जेनाइटल ट्रैक है सर्विक्स के करीब आ जाता है, उसको हम लो लेंग प्लेसेंटा, या अगर तो वो ऑस को पार्शली कवर कर रहा है और अगर कम्प्लीटली कवर कर लेता है तो फिर हम उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो रिस्क होता है एंटीपार्टम हेमरेज का, प्री टर्म लेबर, प्री टर्म बर्थ या मिसकैरेज का। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने प्लेसेंटा को लोकलाइज जो है वो करना है ताकि हम पेशेंट को उस हिसाब से मैनेज कर सकें। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम प्लेसेंटा प्रीविया को अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया एक रिस्क फैक्टर है एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। एंटीपार्टम हेमरेज के टाइप, ठीक है, दो तरह का होता है एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन, जो आगे फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो प्लेसेंटा प्रीविया तब होता है कि अगर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग है या वो सर्वाइकल लॉस को कवर कर रहा है, नीचे पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं जी प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेटे वो कहता है कि जो आपने अल्ट्रासाउंड की मदद से इसको कंफर्म करना होता है, पहले आप ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हो, उससे ना नज़र आए तो ट्रांस वजाइनल प्रोब के थ्रू जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो ज़्यादा बेटरली आपको प्लेसेंटा को विजुलाइज करने में हेल्प कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि हम लोग जब 20 वीक्स का स्कैन कर रहे होते हैं तब अगर प्लेसेंटा आपका लोअर लाइंग है भी, प्लेसेंटा लो लाइंग उसको मेंशन कर देते हैं, तो इतना मसला नहीं होता क्योंकि उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेसेंटा माइग्रेट करके ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर एक वुमन 24 या 28 वीक्स पे आ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका प्लेसेंटा लो लाइंग है या सर्वाइकल लॉस को कवर कर रहा है, तो फिर प्लेसेंटा प्रीविया और उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक अल्ट्रासाउंड का फ़ायदा है कि आप प्लेसेंटा को लोकलाइज करते हो। नंबर 2 बेटे, प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड की मदद से ना हम एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज, ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोमिनोज हो जाएगा। सो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके लेवल्स को चेक कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स है ना, इनको खुद फीटस जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है या फीटस उनको रेगुलेट कर रहा होता है। किस तरह से करता है कि फीटस बेटे पहले क्या करता है, इस फ्लूइड को स्वॉलो करता है, निगलता है। ठीक है, फिर जब वो इसको निगल लेता है तो ये उसकी बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद फिर ये गट से मतलब एब्जॉर्ब होता है और फिर आपकी किडनीज के थ्रू दोबारा से एक्सक्रीट होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं जी माँ के पेट में बच्चा अपना यूरिन पी रहा होता है, तो ठीक है, ऐसे ही होता है कि वो जो चीज़ यूरिनेट करता है वो फ्लूइड वो दोबारा से पीता रहता है। तो ये एक साइकिल होता है कि फ्लूइड है, ठीक है, वो उसने स्वॉलो करना है और उसने जीआईटी से एब्जॉर्ब होना है एंड देन उस फ्लूइड ने किडनी से एक्सक्रीट होना है और किडनी से जब वो बाहर आएगा तो दोबारा वो उसको निकलता रहेगा। ये एक नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का साइकिल चलता रहता है। लेकिन मसला कब आता है, मसला ये आता है कि अगर उसके जीआईटी में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऐसा मसला है जिससे सॉल्विंग नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको एनेंसेफेली है या फिर उसको बेटे ईसोफेजियल एट्रीजिया है, जब अगर उसको ईसोफेजियल एट्रीजिया है तो जाहिर है वो ये फ्लूइड की सॉल्विंग नहीं कर सकता, तो फ्लूइड रिटेन होगा और फ्लूइड की जब रिटेंशन शुरू होगी तो फ्लूइड के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमिनोज, उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा है। तो अगर पॉलीहाइड्रोमिनोज है इसका मतलब है बच्चा उसको स्वॉलो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फिर हम फर्दर रूल आउट करते हैं डिटेल स्कैनिंग के थ्रू को क्या मसला है, क्या कोई कंजेनाइटल जीआईटी का डिफेक्ट तो नहीं चल रहा। ठीक है, इसी तरह अगर वो कह रहा है कि किडनीज की तरफ कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जैसे कि रीनल एजेनेसिस है या यूरिन की प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही या पैसेज ठीक से नहीं हो रहा, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के अंदर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है, तो उन सारी रीजंस की वजह से फिर क्या होगा कि यूरिनेशन नहीं कर पाएगा। वो कंटिन्यूसली फ्लूइड ले रहा है लेकिन यूरिनेट नहीं कर रहा, फ्लूइड वापस नहीं आ रहा, तो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और पेशेंट को क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमिनोज जो फीटस है। और जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी क्योंकि किडनी की तरफ परफ्यूजन कम है, यूरिन आउटपुट कम है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ऑल्टर होगी। सो ये कंसिक्वेंसेज हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड से आपको पता चलते हैं। अगेन बेटे इसकी डिटेल भी आप आगे पढ़ेंगे, अभी चूँकि स्टार्टिंग वाला चैप्टर है
मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ जो वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि इसकी मदद से हम एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स देख सकते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनोज है तो कोई सॉल्विंग रिफ्लेक्स में मसला है, और अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज है तो मे बी यूरिनेशन के साथ मसला है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, फीटल की जो वेलबींग है उसको भी हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से एक्सेस करते हैं, और एक बायोफिजिकल प्रोफाइल हम करते हैं, या हम आगे चल के इसे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने समझना है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम फीटल की मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं कि बच्चा कितनी टाइम में, पिछले 30 मिनट में या 10 मिनट में कितनी दफ़ा फ्लैक्स हुआ, मूव हुआ, उसकी क्या मूवमेंट्स हुई। उसके बाद हम फीटल हार्ट रेट जो है वो मोनिटर कर रहे होते हैं, फीटल टोन मोनिटर कर रहे होते हैं, एक्सटेंशन फ्लेक्शन किस तरह से हो रही है, और ब्रीदिंग पैटर्न को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, सो इस सारी को कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, और ये हम उसकी मेजर करते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत इसमें ऑल्ट्रेशन मिले तो साथ में हम डॉपलर कर लेते हैं, और डॉपलर की मदद से फिर हम उसकी सर्कुलेशन को एक्सेस करते हैं, और सर्कुलेशन को एक्सेस करके हम हाइपोक्सिया या इस्कीमिया को डिटर्मिन कर लेते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अल्ट्रासाउंड की मदद से ना जो सर्विक्स है उसकी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, सो सर्वाइकल लेंथ की मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि 50% से ज़्यादा वुमेन जो कि प्री टर्म लेबर के साथ आती हैं उनके अंदर ना सर्वाइकल लेंथ बड़ी कम होती है। तो सर्विक्स कम होता है तो जल्दी फिर उनके अंदर जो है वो लेबर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइकल लेंथ को मेजर करते हैं, और उस मुताबिक फिर पेशेंट की असेसमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हम डेवलप करते हैं। सो आईवी प्रोब के थ्रू इंटरनल ऑस से एक्सटर्नल ऑस तक हम लोग सर्विक्स की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, वो पेशेंट जिनके अंदर हिस्ट्री है कि उनका प्रीवियसली स्पॉन्टेनियस प्री टर्म लेबर, पिछले दफ़ा वो कई 7 माह की प्रेगनेंसी थी और लेबर स्टार्ट हो गया था, इस तरह की हिस्ट्री है, तो 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद आपने उसकी जो सर्वाइकल लेंथ की मेजरमेंट है वो शुरू कर देनी है। ठीक है बेटे, ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद वो कहता है कि आप जो KUB है या जितना भी यूरिनरी ट्रैक है वुमेन का और बच्चे का, उसको भी आप अल्ट्रासाउंड की मदद से एक्सेस कर सकते हो, और अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके आप इंट्रायूट्राइन डेथ देख सकते हो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड यूज़ करके हम लोग बच्चे की प्रेजेंटेशन देख के उसका डिलीवरी का प्लान बनाते हैं कि वो उल्टा है, सीधा है, ऐसी बातें आपने सुनी हुई होंगी ना। ठीक है, कि उसकी कौन सी लाई है, सफेलिक है या दूसरी तरफ से उसकी लाई है, या फिर हम कहें कि उसका बटक रीजन जो है वो नीचे की तरफ है। तो उस तरह से फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ब्रीच डिलीवरी है, ब्रीच पोजीशन है, हम फिर उसके बहुत सारे मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो यहाँ तक बेटे आपको सारे के सारे अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे बताए हुए हैं। आई नो बहुत बोरिंग है, ऑब्स है ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से पढ़ाऊँ। तो अब आगे वाले चैप्टर पर भी थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके हम लोग 4th and 5th and 6th वीक के ऊपर प्रेगनेंसी की वाइबिलिटी देखते हैं। हम देखते हैं जेस्टेशनल सैक है या नहीं, यॉक सैक है या नहीं, फीटल कार्डिक एक्टिविटी है या नहीं है। फिर दूसरा यूज़ ये था कि जेस्टेशनल एज फाइन जो होती है, जेस्टेशनल एज हम क्राउन रम्प लेंथ हो गया, उसके बाद हेड सर्कमफेरेंस हो गया, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हो गया, उसके थ्रू मेजर करते हैं ताकि हम डिलीवरी की प्लानिंग कर सकें कि कब इसके 40 वीक्स पूरे होने और कब डिलीवरी होनी है, डिलीवरी की डेट हम दे सकें। अब ये आप अगर आप 20 वीक से पहले जेस्टेशनल एज फाइंड कर लें तो अच्छा है, बाद में वेरिएबिलिटी आती है। फिर हमने देखा कि इसकी मदद से हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज़, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में भी कुरियोनिसिटी हम लोगों ने देखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोनोकुरियोनिक प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू डाईकुरियोनिक प्रेगनेंसीज़। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद फिर हमने कहा कि हम इसकी मदद से प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि इसकी मदद से हम फीटल वेलबींग को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मदद से हम सर्वाइकल लेंथ मेजर कर सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं फीटस की जो प्रेजेंटेशन है उसको नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स देख सकते हैं और फीटल एनोमली को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेटे अल्ट्रासाउंड के सारे फ़ायदे हैं, सारे यूजेस हैं। इसमें से किसी को कोई कंसर्न, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड की क्लिनिकल शेड्यूलिंग किस तरह से है, और फिर साथ ही हम CTG, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड देन डॉपलर पढ़ेंगे। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ तक ये सिर्फ इसका एक ओवरव्यू टाइप था ताकि आपको पता चल जाए, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। मोर देन इनफ है। जो चीज़ आगे मज़ीद अच्छे तरीके से करनी है वो आपके पास डॉपलर एंड CTG है।